हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचे गए हैं, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए हैं, उसी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, उसी का संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका जो है जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये कि जिस समाज में आप रह रहे हैं उसी समाज से ये चैप्टर आपका जुड़ा हुआ है। आदमी जो होते हैं दैनिक जीवन में सिर्फ काम नहीं करते हैं, उनके अंदर हर एक तरह की शक्ति होती है। उन्हीं में से एक शक्ति वाक शक्ति होती है। वाक का मतलब होता है बोलना, यानी बोलने की शक्ति होती है। तो प्यारे बच्चों, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं, लड़के भी रहते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों के बीच अलग अलग तरह का बातचीत होता है। जब दो बूढ़े व्यक्ति आपस में बातचीत करेंगे तो वहां उन लोगों के बीच जमाने भर का शिकायतें चलती है, ठीक है। आजकल का लड़का सब बात नहीं मानता है, आजकल की लड़की सब फैशन के पीछे भाग रही है, आजकल का लड़का सब जो है स्टंट बाइक चलाता है, बाइक ऐसे चलाता है जैसे कि हवाई जहाज उड़ा रहा है, ठीक है। ऐसे बातचीत उन लोग के बीच हो रहा है, ठीक है। वहां अगर दो लड़के के बीच अगर बातचीत हो रहा है, हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये उड़ा दिया, हमने वो तीर मार दिया, ठीक है। ये सब चीज के बारे में आपको इस चैप्टर में जानकारी मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ, ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया से सुनिएगा, इंटरेस्ट लगेगा और अच्छा तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बातचीत ये आपका जो है पहला पार्ट है, बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए हैं, है ना। और सबसे पहले कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उनके लेखक से जो परिचय है, उनका लेखक का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उससे आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यही से आपको क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए पहले इनका परिचय को हम लोग देख लेंगे और पता चलेगा इस चैप्टर में कि क्या दो आदमी के बीच बातचीत करना बेस्ट होगा, या तीन आदमी के बीच जो बातचीत होती है वो बेस्ट होता है, या फिर खुद से बातचीत करना बेस्ट होता है ना। आजकल के समाज में किसी के यहां अगर जाइएगा तो वहां अगर आप जाते हैं तो बातचीत करने के लिए किसी के यहां जाते हैं, उसके पास अगर जाते हैं तो आपकी इज्जत, आपकी जो सम्मान है वो थोड़ी सी घट जाती है। और इसी चीज को बालकृष्ण भट्ट जी इसमें कहते हैं कि वहां आप मत जाइए और अपने से बातचीत करने के लिए सीखिए, सेल्फ यानी खुद से बातचीत करने के लिए सीखिए। लास्ट में हम लोगों को ये चीज की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। बातचीत यानी चैप्टर पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट जी ये है ना, काफी महान थे, है ना, और ये निबंधकार थे, काफी ज्यादा कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। तो इनकी अगर बातचीत की अगर लिखने वाले जो है आपके बालकृष्ण भट्ट, इनका अगर बात करें भाई, है ना, तो इनका पूरा नाम जो है बालकृष्ण भट्ट ही है ना। और इनका जन्म जो हुआ था, है ना प्यारे बच्चों, जन्म से आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। कब? 23 जून 1844 को। और निधन इनका हो गया था 20 जुलाई 1914 को। और एक बार क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बातचीत क्या है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, तो क्या है भाई? ये एक प्रकार का निबंध है आपका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ये क्या है आपका? निबंध है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे की अगर बात करें तो क्या क्या इसके बारे में जानकारी है। निवास स्थान इनका कहां था, ये कहां के थे? ये यूपी के रहने वाले थे, यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनकी मां का नाम और इनके पिताजी का नाम भर भर के कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो इनका परिचय में से हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है अगर आपको हिंदी में 100 मार्क्स की पकड़ बनानी है, ठीक है। तो इनके माता का नाम जो था पार्वती देवी, जो एक सुसंस्कृत महिला थी, यानी अच्छी महिला, यानी जो संस्कृति को फॉलो करती है, ये नहीं कि फैशन दिखाती है ना, ये नहीं कि एकदम पूरा जो वेस्टर्न कल्चर है उसको फॉलो करती है, यानी जो सही जो संस्कृति होती है, जो भारतीय सभ्यता की जो संस्कृति है उनको फॉलो करती थी, यानी एक सुसंस्कृत महिला थी। और वही महिला ने बालकृष्ण भट्ट जी को पढ़ने के लिए जिज्ञासु बनाया। और बालकृष्ण भट्ट जी इतना पढ़े कि साहित्य की दुनिया में इतना नाम कमाया कि आज हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनका मां का नाम पार्वती देवी, इनके पिताजी का जो नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, है ना, यानी टाइटल ले लिए हैं अपने पिताजी का, है ना। इनका पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, है ना, जो क्या थे? एक बिजनेसमैन यानी व्यापारी थे। और इनकी शिक्षा की अगर बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो शुरुआत में इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई शुरू की थी, है ना। शुरुआत में इन्होंने संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। उसके बाद 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से परीक्षा दी, यानी एंट्रेंस की परीक्षा दी थी मिशन स्कूल से, प्रयाग, है ना, प्रयाग इलाहाबाद मतलब बगल में ही ना, यूपी में ही सब, ठीक है। तो वहां से उन्होंने परीक्षा दी थी। अब इनकी अगर बात करें प्यारे बच्चों, जीविका की अगर बात करें, वृत्ति का मतलब क्या होता है? वृत्ति का मतलब होता है चेतना, एक प्रकार की चेतना। लेकिन यहां जो समझा जाएगा, वृत्ति का मतलब एक तरह से रोजगार समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? रोजगार, है ना। तो 1869 से लेकर के 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में
बच्चों को पढ़ाया, यानी एक टीचर के रूप में, एक अध्यापक के रूप में बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ प्यारे बच्चों, 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में बच्चों को संस्कृत पढ़ाया। यानी इन्हें ये तो संस्कृत पढ़ना पहले से ही न स्टार्ट कर दिए थे, तो इनको संस्कृत का नॉलेज अच्छा था, इसलिए ये संस्कृत पढ़ाना बच्चों को स्टार्ट कर दिया। फिर आगे जो है 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, यानी जो प्रयाग की जो कायस्थ पाठशाला है वहां उनको टीचर के रूप में अपॉइंटमेंट मिला। ठीक है, टीचर के रूप में अपॉइंटमेंट मिला। फिर आगे क्या होती है, लेकिन उग्र स्वभाव के कारण, ये थोड़ा सा बालकृष्ण भट्ट की जो है ना उग्र स्वभाव है, यानी वो चीज होता है ना, कभी किसी का चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो अगर गलत बोलेगा तो उनको चीज वो बर्दाश्त उनसे नहीं होता है। ठीक है, यानी उनके सामने कोई गलत कर ले तो उनको देखा नहीं जाएगा, क्योंकि सही बात है, जो आदमी दुनिया में सही रास्ते पर चलते हैं, जो सही होते हैं, उनको कभी भी एक झलक तक गलत चीज देखने का उनको ये नहीं होता, जिज्ञासा नहीं होती है। थोड़ा सा उग्र स्वभाव के थे। ठीक है, उग्र स्वभाव के थे, जिसके कारण स्कूल में कुछ हुआ होगा, स्कूल में कुछ ऐसा अनडिसिप्लिन वर्क उनके द्वारा किए गए होंगे, यानी उनके द्वारा करवाए, हेड के द्वारा करवाए गए होंगे उनसे। ठीक है, तो ये सारी चीज के कारण फिर वो जॉब को वो क्विट कर देते हैं, जॉब को छोड़ देते हैं, है ना, जॉब को छोड़ देते हैं और अपने साहित्य लेखन पर, लेखन कार्य पर निर्भर हो जाते हैं। यानी जैसे स्कूल के टीचर थे, वहां से अपॉइंटमेंट मिला, काम नहीं किया, छोड़ दिए, फिर वहां से क्या किया, वहां के बाद फिर दूसरा नौकरी नहीं करने गए, कोई दूसरा तीसरा काम नहीं, डायरेक्ट लिटरेचर की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में घुस गए, है ना, यानी उपन्यास लिखना, निबंध लिखना, कहानी लिखना, कविताएं लिखना, इसकी दुनिया में घुस गए, यानी लिटरेचर लिखना स्टार्ट कर दिया और उसी पर वो निर्भर हो गए। फिर आगे कि पिता की मृत्यु के उपरांत व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। गृह कलह का मतलब होता है घर में विवाद, घर में बहुत सारी टेंशन होती है। गृह कलह का मतलब यही होगा कि घर में बहुत सारी टेंशन होती है, उनका सामना करना पड़ा। उनके पिताजी बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका देहांत हो गया तो घर का मालिक तो उनको ही बनना पड़ेगा, है ना। जब पिताजी देहांत कर जाए तो बेटा को ही एक तरह से घर संभालना पड़ता है, वही चीज इनके साथ हो गया। ठीक है, गृह कलह हो गया तथा आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। यानी जो भी आर्थिक संकट थे, जाहिर सी बात है, जब आदमी उभरता है, आप लोग स्टूडेंट है ना, आप लोग के साथ भी आर्थिक संकट है। ठीक है, आप लोग अपने गार्जियन से पैसा मांगते हैं, है ना, सोच समझ करके खर्च करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत क्या है, आर्थिक संकट है, पैसे की कमी है, जो इनको भी जूझना पड़ा था। फिर आगे की अगर बात करें, इनके द्वारा काम क्या क्या किए गए, है ना, इनके द्वारा जो काम किए गए, रचनात्मक सक्रियता, यानी साहित्य की दुनिया में इनकी क्या क्या रचनाएं हैं, क्या क्या एक्टिविटी इन्होंने किया, उस चीज को देखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से उनसे मोटिवेट होकर के, उनसे एकदम जिज्ञासा होकर के, उत्साह होकर के, उत्साहित होकर के, मोटिवेट होकर के उन्होंने क्या किया कि हिंदी वर्धिनी सभा जो है, हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से, हिंदी वर्धिनी सभा है, ये सभा का नाम है, और इसी की तरफ से उन्होंने एक पत्रिका मतलब निकाला, जिनका नाम रखा गया हिंदी प्रदीप। क्या मासिक पत्रिका नहीं, मासिक पत्र निकालना शुरू कर दिया। कब? 1877 में हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकालना शुरू किया। और ये जो है, ये पत्र कितना साल तक चलाया उन्होंने? 33 साल तक, 33 इयर्स। कितना साल तक? 33 साल तक उन्होंने ये पत्र को चलाया। इसे वे 33 सालों तक चलाते रहे, जिसमें राजनीतिक तथा सामाजिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। यानी जो राजनीतिक घटनाएं घटती थी समाज में, राजनीतिक तौर पर लोगों को जो दिक्कतें होती थी, या फिर जो भी कुसंकट समाज में आते थे, या फिर सामाजिक स्थिति में लोगों का हाल बेहाल था, दबे कुचले लोग थे। समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ अन्याय होता है, किसी के साथ अन्याय हो जाता है, किसी के साथ अत्याचार किया जाता है, तो वो सारी बातों को ये प्रदीप, हिंदी प्रदीप में लिखते थे, और ये 33 साल तक लिखते रहे। ठीक है, हिंदी प्रदीप में इसको वो छापते थे। फिर आगे क्या हुआ कि 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता का स्वयंवर की कठोर आलोचना की, है ना, मतलब काफी ज्यादा उनका आलोचना किया। 1881 में वेदों की युक्ति पूर्ण समीक्षा की। वेद, है ना, संस्कृत के तो महान जानकार थे भाई, है ना। जब संस्कृत के महान जानकार थे तो वेद तो अच्छा तरह से पढ़े होंगे, और अच्छा तरह से उन्होंने पढ़ा, है ना। उनका पूरा समीक्षा किया उन्होंने। कब? 1881 में। कब किया मेरे बच्चों? 1881 में वेदों का उन्होंने पूरा तरह से समीक्षा किया, पूरा उनका एनालिसिस किया और पूरा तरह से उनकी मीनिंग को समझा। ठीक है, क्योंकि संस्कृत के जानकार होंगे तो आपको पता है, जो संस्कृत के जानकार होंगे तो उनको वेद पढ़ना नहीं आता होगा, ये कतई नहीं हो सकता है, ये कतई नहीं हो सकता है। तो ये जो है इनका परिचय था प्यारे बच्चों, है ना। अब आगे की अगर बात करें तो उपन्यास इनका था। उपन्यास की अगर बात करें तो उपन्यास में क्या क्या लिखा है इन्होंने? रहस्य कथा,
रहस्य का मतलब होता है छिपा हुआ, रहस्य कथा, कथा का मतलब कहानी, है ना। तो छिपी हुई कहानी के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, है ना। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, इनके द्वारा उपन्यास लिखे गए, है ना। गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, सद्भाव का अभाव यानी सद्भाव का अभाव यानी अच्छा भाव का अभाव, ये सारी चीजें उपन्यास उनके द्वारा लिखे गए। फिर आगे नाटक में जो लिखा गया, पद्मावती, वेणी संहार, शिशुपाल वध, उसके बाद नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, ये सारे जो है नाटक उनके द्वारा लिखे गए थे, क्योंकि साहित्य की दुनिया में काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे, है ना। और इनका जानते हैं ये आपके बहुत पुराने कवि हैं और उनके बारे में अभी भी 200 साल बाद 150 साल बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समझते होंगे कि ये इनका पहुंच कहां तक था साहित्य की दुनिया में यानी लिटरेचर की दुनिया में। ठीक है, अब देखिए पतित पंचम क्या था भाई, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सूम की नकल, रेल का विकट खेल, है ना, रेल का विकट खेल, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, बाल विवाह, ये सारे जो है उनके द्वारा लिखे गए नाटक थे। ठीक है, अब फिर इनके द्वारा प्रहसन क्या लिखा गया, प्रहसन में जो है लिखा गया था जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम करते हो वैसा परिणाम मिलता हो, जैसा आप मेहनत कीजिएगा वैसा आपका रिजल्ट आएगा। सही बात है ना, इंटर में आप जिस तरह से मेहनत कीजिएगा तो उसी तरह से ना रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि सो के रहे एकदम एकदम पूरा आईपीएल वगैरह लगाए, आजकल क्या वो आईपीएल का लत लग गया है। ठीक है, आईपीएल लगाए एकदम क्रिकेट वगैरह देख लिया, आएगा 400 पार नंबर, भूल जाइए। मेहनत जो करेंगे उसी का रिजल्ट बनेगा, यानी जैसा आप काम करेंगे, जैसा मेहनत करेंगे उसी तरह से आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, ये द्वारा लिखे गए नई रोशनी की विष, आचार विडंबन, ये सारे द्वारा उनके द्वारा लिखे गए। अब निबंध जो लिखे गए, निबंध 1000 के आसपास निबंध लिखे गए, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा 100 से ऊपर एक निबंध का नाम है ना, 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, फिर आगे जो है कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और रचनाकारों में से एक हैं। बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। साहित्य जो साहित्य लिखते हैं यानी लिटरेचर लिखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, साहित्य जो जाते हैं, जो भी लेखक साहित्य की दुनिया में जाते हैं उनको सरकार के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। बड़े बड़े अवार्ड होते हैं इसमें, लिटरेचर की दुनिया में बड़े बड़े अवार्ड रखे गए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो उनमें से बहुत सारे अवार्ड भी इनको मिले थे। ठीक है, अब देखिए साहित्यकारों में से एक है, वह हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य है। मतलब हिंदी के दुनिया में, साहित्य के दुनिया में, या फिर आलोचना करने की दुनिया में, या फिर व्यंग्य करने की दुनिया में, या फिर उपन्यास की दुनिया में, या फिर लेखन की दुनिया में, इनका नाम हमेशा अग्रगण्य होता था, मतलब आगे होता था। ठीक है, अगर 100 या फिर 50 अगर हम साहित्यकारों के नाम अगर गिनना चाहें हजारों साल पहले, 100 साल पहले या 150 साल पहले, तो इनका नाम आना जरूरी है, बालकृष्ण भट्ट का नाम आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये इनका परिचय था जो आपके क्वेश्चन भर भर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं परिचय से। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जो परिचय है उनसे आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, पीडीएफ नोट्स हम दे देंगे टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, दे दिया जाएगा, और साथ ही जो वह पीडीएफ होगा वही मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो एप्लीकेशन है वो भी आपका लिंक दे दिया गया है, वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां जो है अब आपका स्टार्ट होता है आपका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और अच्छा तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, अच्छा तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। बातचीत, है ना, बातचीत, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है ना। ये बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं अपनी तरफ से कि ये बात को सबको ही मानेंगे कि ऊपर वाले ने, गॉड ने, भगवान ने, खुदा ने जितनी भी सारी शक्तियां दी, चाहे चलने की शक्तियां दी, दौड़ने की शक्तियां दी, या फिर देखने की शक्ति दी, या फिर एक तरह से कूदने की शक्ति दी, या फिर खाने की शक्ति दी, या फिर खाना पचाने की जो शक्ति थी, वो सारे शक्तियों में से एक शक्ति जो है वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें से वाक शक्ति भी क्या है, एक बहुत ही वरदान है ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का, भगवान का बहुत ही बड़ा वरदान है, बहुत ही बड़ा कृपा है। ये कौन कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी अपनी तरफ से कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविफल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते
कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि आदमी के पास इंद्रियां जितने भी है, ये त्वचा इंद्रिय है ना, आंख इंद्रियां है ना, उसके बाद जो जीव है इंद्रिय है, जिससे हमको किसी चीज के बारे में जानकारी मिलती है। 5 इंद्रियां होती है, ठीक है। त्वचा से गर्म या फिर ठंडा का पता चलता है, जीभ से स्वाद का पता चलता है, देख करके रंग का पता चलता है, सुन करके आवाज का पता चलता है, उसके बाद जो सूंघ करके सेंट का पता चलता है। 5 इंद्रियां है ना, तो 5 इंद्रिय में से ये सारी चीजें हैं, अगर ये विकल हो जाती है, अगर आदमी के अंदर अगर वाक शक्ति नहीं होती, यानी बोलने की शक्ति नहीं होती, तो ये गूंगी सृष्टि का, यानी ये गूंगी सृष्टि का मतलब होता है दुनिया, सृष्टि का मतलब दुनिया, यानी ये गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है ना। जब बोल ही नहीं पाते, एक आदमी से दूसरे आदमी जब आपस में बातचीत कर ही नहीं पाते, तो एक दूसरे की भावना को कैसे समझते हैं, और दिन में जो काम होती है, जो भी बातचीत होती है, उसके बातचीत के दौरान जो भी काम होते हैं, वो सब काम कैसे होता, यह गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं कि सब लोग लूंज पूंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, है ना। लूंज पूंज हो मानो, लूंज पूंज का मतलब होता है एकदम कोने में सुटर मुटर बैठा हुआ है, कुछ बोलना आता ही नहीं है, एकदम पूरा एकदम जो है बच्चा है ना, जिसको कुछ नहीं बोलना आता। लूंज पूंज मतलब कोई किसी से कोई मतलब नहीं, कोना में घर में बैठा हुआ है, लूंज पूंज होता है ना। ये बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं अगर वाक शक्ति नहीं होती तो ऐसा दुनिया होता। ठीक है, बैठे दिए होते। फिर आगे वो कह रहे हैं, प्यारे बच्चों आगे क्या कह रहे हैं कि और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उससे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। यानी जो चीज भी हम लोग अगर दूसरे इंद्रिय, जैसे कि त्वचा इंद्रिय है, अगर हम किसी को चीज को छूते हैं, गर्म है, ठीक है, अब हमको पता तो चल गया कि गर्म है, लेकिन अगर वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की शक्ति नहीं होती, हम अगला वाले को कैसे बताते कि ये जो पेन है ये गर्म है। ठीक है, जितनी सारी इंद्रियां हैं, अगर हम कुछ खा रहे हैं, अगर खा लिए, टेस्ट खूब अच्छा है, खूब मजा है ना, खाने में बहुत अच्छा लगा हमको, लेकिन हमको वही टेस्ट के बारे में अगला आदमी को बताना है। जब वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की शक्ति जब नहीं होती, तो हम कैसे बताते उसको। तो बोलने के बिना, वाक शक्ति के बिना इंद्रियों के काम भी एक तरह से इफेक्टिव नहीं नजर आ रहे, यानी पूरा तरह से कामयाब नहीं नजर आ रहे। तो ये कौन कर रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट जी कर रहे हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सके होते, है ना। जितनी भी इंद्रिय के द्वारा जानकारी मिलती है ना, जितना भी सुनते, जितना भी देखते, जितना भी सूंघ करके सेंट पता करते, वो सब के बारे में दूसरे को जानकारी हम कह ही नहीं सकते थे। बोलने की शक्ति होती ही नहीं थी, तो कहेंगे कैसे। ठीक है, ये सब चीज है, कह ही नहीं सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। वाक शक्ति में 2 चीज होती है, स्पीच और बातचीत, दोनों में अंतर है, बताए गए हैं। स्पीच और बातचीत जो है दोनों में अंतर है, वो चीज आपको बताए गए हैं। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच क्या होता है? जाएगा सूट बूट पहन करके कैमरा के सामने, माइक के सामने, हाँ हेलो माय डियर फ्रेंड्स जेंटलमैन, वो लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना, यानी जो फॉर्मेलिटी है, जो दुनिया में रटे रटाए हुए परिभाषा है, वही चीज को बोलिएगा ना आप स्पीच में। लेकिन बातचीत में निराला है। बातचीत में मन के बात शेयर किए जाते हैं, बातचीत में मन की जो भावना है वो शेयर किए जाते हैं। लेकिन बातचीत और स्पीच तो आसमान जमीन का अंदर है। स्पीच में आप देते हैं तो वह किसी भी इंसान का जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है स्पीच के कारण। लेकिन जब आप बातचीत करते हैं तो आपकी मन की बात को शेयर करते हैं। हाँ, आज वो देखे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, हाँ उनको देखे तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था जो, ठीक है, अपने मन की बात को शेयर करते हैं आप बातचीत के दौरान। तो यह आसमान जमीन का अंतर है। ठीक है, अब देखिए, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। निराला का मतलब बहुत अच्छा। ठीक है, निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। यानी बातचीत जब आप करते हैं, जब आप स्पीच देने जाते हैं, तो आप अपना नाज नखरा दिखाते हैं ना, माय नेम इज डैश डैश, माय नेम इज डैश, माय स्कूल नेम इज डैश, माय नेम इज डैश, ये सब क्या बोलते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम क्वालिफाइड। ये सब क्या होता है? ये स्पीच का एक मतलब क्या है कि जो सामने आपके हैं, तो स्पीच में आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम क्या है? सर्वश्रेष्ठ हैं, बहुत ही अच्छे हैं। स्पीच में बढ़ा चढ़ा करके आप बोलते हैं, लेकिन बातचीत में बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल सकते। बातचीत में आप अगर बातचीत कर रहे हैं तो आपके बात को पकड़ लेंगे और वहीं आपको जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन जब आप स्पीच दे रहे होते किसी स्टेज में, जब वहां अगर आप डिंग डांग अगर फेंकिएगा, अगर एकदम हवाबाजी कीजिएगा, तीर मारिएगा हवा में, तो वहां आपको डायरेक्टली कोई जवाब नहीं देता है। ठीक है, ये अंतर होता है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का कोई मौका नहीं दिया जाता। अगर बातचीत कीजिएगा बैठ करके दो दोस्त आपस में,
अगर उल्टा पुल्टा फेंक दिए, एकदम तीर मार दिए हवा में, हाँ आज हम तो प्लेन उड़ा दिए, आज हम तो एकदम ट्रेन खरीद लिया, आज हम तो एकदम पूरा जो एरोप्लेन है उसका गैरेज खोल लिया, आज तो हम ट्रेन बुक कर लिया, आज तो हम जापान वाला ट्रेन को ही एकदम बुक कर लिए बारात जाने के लिए। ये सब डिंग नाग अगर फेंकिएगा बातचीत में तो वही आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। नाज रखना, नाज नखरा जो है आपको नहीं दिखा पाइएगा, नाज रखना जो है वो आप नहीं दिखा पाइएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज है। अब देखिए प्यारे बच्चों कि ये सब चीज है वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पलपुटी यानी पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यवाचन हो, नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सारी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। ये सब क्या मतलब होता है? ये सब जो है नाज रखना, पुलपिट एकदम जाइएगा, स्टेज पर एकदम एक से एक पैर उठा करके जाइएगा, है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन बोलिएगा, ये सब बातचीत में ये सब नाज रखना दिखाने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। फिर आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या कहते हैं ध्यान से देखिएगा, जहां 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 कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। यानी स्पीच में क्या होता है कि जब स्पीच दे रहे होते हैं कोई, तो उनका मुंह से अगर कोई ऐसा बात निकला, मान चलो कोई शायरी ही निकल गया, तो एकदम पूरा गूंज उठेगा, पूरा कमरा एकदम गूंज उठेगा तालियों से। हो सकता है वो ऐसे मुंह से बोल दिए होंगे, हो सकता है जो लाइन उन्होंने बोला, जो लाइन वो जाकर के स्पीच दे रहे हैं, वो जो स्पीच देने वाले हैं जो लाइन वो बोले, उसका कोई इससे कोई रिलेशन ही नहीं हो, उस शायरी से, उस लाइन से उसका कोई संबंध ही नहीं हो, फिर भी उसको ताली पे ताली मिल गया। क्या है भाई, है ना, ये चीज है ना, चुटीली बात वक्ता महाशय के मुंह से तालियों से गूंज उठा। इसलिए यक्ता को ख्वामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी विक्तता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो, करतल ध्वनि अवश्य हो। मतलब जो स्पीच देने वाले होते हैं उनको कहीं ना कहीं कोई आइडिया, कोई बात मन में ला करके सबके सामने बोलना ही पड़ता है ताकि उनको ताली मिले, मतलब करतल ध्वनि मिले। ठीक है, करतल ध्वनि, समझ रहे हैं, करतल ध्वनि। ये जो है ना बालकृष्ण भट्ट जी एक स्पीच देने वाले का पूरा जो है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि उनका मजा भी ले रहा है और एक तरह से उनका जो है मतलब हकीकत बयान भी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत बयान कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोगों को मजा आता है जब बालकृष्ण भट्ट जी इस तरह से हम लोगों को बताते हैं बातचीत और स्पीच में क्या अंतर होता है। फिर आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे क्या है ना, आगे की अगर बात करें, है ना, आगे की अगर बात करें तो कह रहे हैं कि वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात थी रहती है। यानी हमारी जो घर की बातचीत होती है, हमारी घर की बातचीत क्या होती है, साधारण होती है, उसमें कोई करतल ध्वनि यानी थपड़ी बजाने का कोई मौका नहीं है। हाँ, आप घर में बातचीत कर रहे हैं, जब मेंबर आपस में बातचीत कर रहे हैं, आज हम जा रहे हैं, आज हमने 100 रुपया पाया, वहां ध्वनि बजाइएगा। आपके फैमिली में कोई आपका छोटा भाई है, वो कहेगा कि 100 रुपया, मैं जा रहा हूं खाना खाने, मैं जा रहा हूं खेलने, तो उस बात पर आप ताली बजाइएगा? नहीं ना। घर में जो बातचीत होती है वो साधारण बातचीत होती है, उसमें कोई करतल ध्वनि का यानी ताली वगैरह बजाने का कोई मौका नहीं मिलता। न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात रहती है, कह कहे मतलब बेतकी वाला बात, है ना, यानी जो जोर करके मतलब लंबा चढ़ा करके मतलब बोलने वाला बात, बेतकी बात। ठीक है, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक आपस में बातचीत कर रहे हैं, दो आदमी की बातचीत की जा रही है, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। सही बात है, जब दो आदमी आपस में अगर बातचीत कर रहे हैं, अगर कोई हंसने वाला बातचीत आ गया, चुटीली बात आ गया, तो वो हंस पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, मुंह से हंसी निकलेगा ही। अरे दो आदमी आपस में बात कर, चलो मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, बात करते करते क्या बोला मैंने, ठीक है, आज मैं सो रहा था, ऊपर से बहुत बड़ा आम का पेड़ था, ऊपर से बहुत बड़ा जहाज था, वो जहाज मेरे ऊपर गिर रहा था, हम ऐसे मारे कि जहाज ऊपर के जहाज जो है उठ करके जहाज जा रहा था, वो जहाज हम पर गिरा, हमारा ऐसे मारे कि जहाज जो है पानी में जाके गिर गया। तो दूसरा वाला हंसेगा कि नहीं हंसेगा? अरे यार कितना फेंक रहे हो तुम, है ना, थोड़ा कम फेंको, है ना, तो वो हंसेगा कि नहीं हंसेगा? वही चीज है, चुटीले आए तो वहां हंसी भी आती है, दो आदमी के बीच मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क ही उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। मतलब कोई अगर कुछ फेंकेगा आपके सामने, डिंग डांग फेंकेगा, तो आप हंसीएगा ना, तो छोटा सा होठ जो है आपका हिलेगा, है ना, हंसीएगा, मुस्कुराइएगा, तो जाहिर सी बात है दोनों होठ आपस में क्या होते हैं, फर्क उठते हैं, मतलब उसमें थोड़ा गैप आ जाता है। ठीक है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। स्पीच का उद्देश्य यही होता है। बच्चे को जो स्कूल में जो स्पीच दिलवाए जाते हैं, ये बड़े बड़े जो नेता होते हैं, उन लोगों को भी क्या मकसद रहता है कि इतना स्पीच, बढ़िया स्पीच देंगे
कि इतना जोश पैदा कर देंगे आदमी में कि कल को जो इलेक्शन होने वाला है हम ही को वोट दे दे। होता है ना, जितने भी नेता होते हैं, जितने भी लीडर होते हैं, वो लोग जो स्पीच देते हैं ना, भाषण देते हैं ना, तो उनका उद्देश्य क्या होता है कि स्पीच इस तरह से देना है, भाषण इस तरह से देना है कि जो वक्ता सुन रहे हैं उनके अंदर इतना जोश आ जाए कि मेरे प्रति उनका लगाव हो जाए और कल परसों जो इलेक्शन है मेरा पार्टी को जाकर के वोट दे दे। तो स्पीच का मकसद क्या होता है कि जोश उत्पन्न करो, जिसको आप सुना रहे हैं उनके अंदर एक ऐसी भावना लाओ कि वो जो काम करने जा रहे हैं उनके अंदर एकदम क्यूरियसिटी, हाँ करके रहेंगे, 100% सफलता मिलेगी। जोश उत्पन्न करने का मकसद होता है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। मन नहीं चल रहा, आज घर में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, ये काम नहीं करेंगे, वो नहीं, यानी मन जो भी है घरेलू बातचीत आप जो कर रहे हैं, आज ये काम नहीं करेंगे, कल वो काम नहीं करेंगे, ये मतलब फलाना ढिमकाना झिमकाना, ये मन रमाने की बातचीत होती है। फिर आगे कह रहे हैं कि उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है ना। घरेलू बातचीत में जो बातचीत की संजीदगी होती है उसको एक तरह से लय नहीं मिल पाता है ना। घर के बातचीत जब आप कर रहे हैं तो ऐसे नॉर्मली ना बातचीत करते हैं, तो बातों में जो संजीदगी दिखती है, संजीदगी का मतलब होता है लय, यानी बातचीत करने का जो बेस्ट वे है। जब आपस में दो आदमी बातचीत करते हैं ना तो सुनने की भी लायक होते हैं, लेकिन घरेलू जब बातचीत कीजिएगा आप, लगेगा कि कौन चीज का एकदम वो क्या कहता है, कटोरा बेचने वाला बातचीत कर रहा है लोग, ठीक है, यानी मछली बेचने वाला बातचीत कर रहा है आपस में, वो कोई लय नहीं, कोई संजीदगी उसमें नहीं दिखती है। फिर आगे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, है ना, क्या हो गया इसको, हाँ आगे देखिएगा। फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। सही बात है, जहां आदमी खाता पीता है, जहां आदमी पूरा तरह से जिंदगी गुजर बसर करता है, तो वहां उनको एक तरह से चलने फिरने के लिए और काम वगैरह करने के लिए खाने पीने की जिस तरह से आवश्यकता होती है, उसी तरह से बातचीत भी उसके जिंदगी को सुंदर बनाने में, उसके लाइफ को एक मजेदार बनाने में बातचीत भी करना जरूरी होता है। कौन करें? बालकृष्ण भट्ट जी करें। क्योंकि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है, चित्त हल्का और स्वच्छ परम आनंद में मगन हो जाता है। यानी चित्त होता मन हल्का हो जाता है। वो नहीं होता है कि जब आप किसी से बातचीत, मान चलिए आप खुद बोलिए, जब आप कुछ फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, जब आपको कुछ चीज की टेंशन होती है या फिर कोई छोटा टॉपिक लेकर के आप मन में कुछ टेंशन लेके चलते हैं, जब आप कुछ ऐसा पर्सन आपके सामने आएगा जिससे आपको बातचीत करने में अच्छा लगे, 10 मिनट उससे बात कीजिएगा ना, तो वो टेंशन आपका कम हो जाएगा। मतलब मन, चित्त का मतलब क्या होता है, मन आपका क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, मन आपका क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ठीक है। आनंद मगन उठता है, यानी आनंद का मतलब होता है परम आनंद, यानी बहुत बड़ी खुशी, बहुत अच्छी खुशी। आनंद का मतलब खुशी, परम मतलब उत्तम खुशी मिलती है ना। मगन हो जाता है, मगन का मतलब होता है उत्तम आनंद, परम आनंद में एकदम पूरा मगन हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, एकदम मन को खुशी मिलती है बातचीत करके भाई, है ना। अब बातचीत तुम लोग करने मत लग जाना, बातचीत करना तो प्रॉपर पर्सन से करना है, समझ रहे हैं, ठीक है। आजकल है जमाने का, मोबाइल का जमाना है, ठीक है, इधर से उधर कस्टमर केयर को तुम लोग परेशान करना नहीं छोड़ता है, ठीक है। अब चलो, अब आगे की अगर बात करें, बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। सही बात है ना। कस्टमर केयर को फोन लगा के पूछो, ये घर का डिजाइन कर रहे हैं, इसका डिजाइन कैसे किया जाए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डाला जाए। सर बोल रहा है कि सर वो आपका पर्सनल काम है, तो आप बोले क्यों है कस्टमर केयर में बैठ के, आप बताइएगा ना, आप मेरा कस्टमर है, आपके हम आपके सिम का हम उपयोग करते हैं। अब बताओ, ऐसे लोग रहते हैं दुनिया में यार। ये सब चीजें, बातचीत करने का अलग तरीका होता है, क्योंकि उनको भी एक तरह से बातचीत करने का आनंद मिल रहा है ना, इसलिए तो वो बोल रहा है ऐसा। अब देखिए, जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। होता है ना, घर में देखिएगा, बातचीत करते करते जो लोग होते हैं ना, मतलब यंग लोग या फिर बहुत सारे जो एजेड लोग होते हैं, 10 आदमी अगर बैठा हुआ आंगन में या फिर जो घर में रूम में बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो आपस में अगर उनको अगर उसी के जैसा का अगर आदमी मिल गया, उसी के पटरी बैठने वाला अगर आदमी अगर उनको मिल गया, बातचीत अगर चल रहा तो चल रहा है, इधर खाना खाने के लिए बुलाओ या नाश्ता करने के लिए बुलाओ, उनको कोई असर नहीं होता है, ठीक है। ये खाना पीना छोड़ देते हैं, आदमी खाना पीना तक छोड़ देते हैं, ठीक है। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है। अपना बड़ा हर्ज का मतलब होता है नुकसान, यानी खाना पीना छोड़ना एक नुकसान ही है ना, तो ये हर्ज कर देना उनको पसंद आता है, मतलब छोड़ो नुकसान हो रहे तो, लेकिन बातचीत करेंगे, ठीक है। पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते, यानी बातचीत करने का जो आनंद मिलता है, जो परम सुख मिलता है, उसका वो मजा, उसका जो है एक तरह से चीज मिलती है, वो खोना नहीं चाहते।
अब देखिए, ये कई बार पूछे जाते हैं रॉबिन्सन के द्वारा। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। ठीक है, रॉबिन्सन का किस्सा के बारे में है। ठीक है, कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। ठीक है, फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, मतलब यहां रॉबिन्सन के बारे में एंट्री किए हैं आपके बालकृष्ण भट्ट जी ने। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, फिर आगे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी को चोला पाया। ठीक है, रॉबिन्सन की बात की जा रही है ना, ये सारी चीजें उनके साथ घटी है ना। फ्राइडे के मुख से, फ्राइडे आदमी का नाम है या फिर जो भी चीज है, उनके मुख से एक आदमी आवाज सुना उन्होंने। फिर आगे कहा जा रहा है, इसमें सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। जाहिर सी बात है। अब देखिए, आप लोग खुद यंग लोग हैं, आप लोग 12th क्लास में हैं, तो आप लोग समझते होंगे, आपके संपर्क में जो भी दोस्त यार रिश्तेदार, खाला नाना मामू या फिर मामा फूफा फूफी जो भी हैं, ठीक है, आप उनके यहां ज्यादा जाइएगा जो आपको बातचीत में अच्छा लगे, जो आपको बातचीत में लुभा लेता है, उनका बातचीत आपको अच्छा लगता है। ठीक है, उनके यहां ज्यादा जाइए। जो बातचीत जिनका आपको नहीं लुभाता है, उनके बगल में भी नहीं जाइएगा आप जल्दी। तो बातचीत में एक वाक शक्ति में एक कला होती है। भले ही आदमी को आप कुछ खिलाइए पिलाइए नहीं, लेकिन वाक शक्ति के द्वारा उस आदमी को अपनी ओर, अपनी गुण की ओर, अपने स्वभाव की ओर हम खींच सकते हैं। अपने गुण और अपने स्वभाव और अपने वाक शक्ति के कारण उस आदमी को अपनी ओर हम खींच सकते हैं। एक आदमी को हम नाश्ता नहीं कराएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे, लेकिन दो बोली ऐसा बोल देंगे उनके साथ, इतना आनंद में परम आनंद वाला बोली बोल देंगे वाक शक्ति का प्रयोग करते हुए कि वो आदमी जो है बहुत ही अच्छा से हमको चाहने लगेगा। उस आदमी के दिल में हम अपना घर बना लेंगे। इस तरह से होता है, वाक शक्ति में दम होता है, यानी वाक शक्ति कहां तक लुभा लेने की ताकत होती है, बहुत ज्यादा लुभा लेने की ताकत होती है। ठीक है, जिसने केवल पत्र व्यवहार कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अरे यार, यहाँ तो एंट्री एकदम पूरा टर्नओवर कर दी। बालकृष्ण भट्ट जी तो पूरा एकदम सब तरफ नजर मार रहे हैं भाई, है ना। ये तो बहुत खतरनाक टर्निंग तो एकदम लाके छोड़ दिया हमको। हम क्या बोलेंगे इसमें, आप लोग पता लिखे हैं लेटर वार जो होती है, ठीक है, जब एक प्रेमिका के बीच लेटर वार होती है तो पत्र के माध्यम से वो लोग अपनी भावना को व्यक्त करते हैं लिख करके। अब सोचो वो दोनों के बीच आपस में बातचीत करने की क्या मतलब, एक तरह से क्यूरियोसिटी होगी, क्या उत्सुकता होगी। ठीक है, बातचीत करने की क्या मतलब उत्सुकता होगी। तो बातचीत का कितना महत्व होता है, बातचीत का कितना महत्व होता है, कितना लालसा होगा। ठीक है, अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। यानी अपना आभ्यंतरिक भाव, अपना आंतरिक भाव, अपने मन में जो चल रहा है, ठीक है, अपनी सारी चीजें जो चल रही मन में, वो सारी चीजें दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। बिल्कुल, अपने मन के भाव के अंदर जो भी है, या फिर हम जो भी बोलना चाहते हैं दूसरे वाले को, ठीक है, सामने वाले को, तो वो शब्द के द्वारा ही ना बोल सकते हैं, वाक शक्ति के माध्यम से ही बोल सकते हैं, बातचीत करके ही बोल सकते हैं। फिर आगे है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। आप कुछ नहीं बोलिएगा, मेरे सामने आकर आप नया आदमी हैं, ठीक है, आप आए हमसे मिलने के लिए, आप आइए मेरे हमसे मिलने के लिए, आप आइएगा, कुछ बोलबे नहीं कीजिएगा, तो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि आपका पर्सनैलिटी, आपका व्यवहार, आपका भाव कैसा है। जब तक आदमी बोलता नहीं है तब तक उसके गुण और दोष, उनके अंदर मेरिट और डिमेरिट क्या है, उस चीज का पता नहीं चलता है। बोलेंगे तब ना पता चलेगा कि भाई आदमी कैसा है। बोली चाली से पता चल जाएगा आदमी का कि आदमी अच्छा पर्सनालिटी वाला है या फिर बैड पर्सनालिटी वाला है, आदमी के अंदर अच्छा गुण ज्यादा है या फिर खराब वाला गुण ज्यादा है, उनके बातचीत से ही ना पता चलेगा। वही सारी चीजें हैं। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वो न होती है कि चेहरा एक खुली किताब होती है, चेहरा एक खुली किताब होती है और उस किताब का पेज कवर वो मुंह होता है, यानी वाक शक्ति होती है। पेज कवर यानी कवर पेज को जब तक उतारिएगा नहीं, कवर पेज को जब तक पलटिएगा नहीं, तब तक उस किताब को आप कैसे पढ़िएगा। मैं फिर रिपीट अगेन, एक चेहरा खुली किताब होती है और उसका कवर पेज उनका वाक शक्ति होता है। जब तक उनका कवर पेज को नहीं पलटिएगा, जब तक उनका कवर पेज नहीं खुलेगा, जब तक वाक शक्ति के कारण बोलने नहीं लगेंगे, तब तक उनके रूप का पता नहीं चलेगा,
उनके रूप कैसा है, उनका रियलिटी रूप क्या है, उनसे आपकी इंटरव्यू साक्षात्कार नहीं हो पाती है। समझ गए। फिर आगे कह रहे हैं कि बहुत ही उचित जान पड़ता, बहुत ही उचित जान पड़ता क्या है, जान पड़ता इस बातचीत की 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभाना समझ ली जाए। मतलब क्या होता है कि बहुत ही उचित जान पड़ता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपस में बातचीत करने के लिए एक मीटिंग बैठा लेते हैं, सभा बैठा लेते हैं, उस चीज के बारे में यहां बातचीत की गई है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के हो सकती है, 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ये जो है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया। किनका मत है, किनका कहना है भाई, है ना, यानी कि एडिसन का कहना है कि असल बातचीत जो होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच होती है। कितना व्यक्ति के बीच? 2 व्यक्ति के बीच होती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 2 व्यक्ति जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो दिल खोल के बात कर सकते हैं, हाँ, दिल खोल के वो बात कर सकते हैं। चाहे वो 2 व्यक्ति आपस में गहरे दोस्त हो, या फिर 2 व्यक्ति आपस में एक तरह से हस्बैंड वाइफ हो, या फिर प्रेमी प्रेमिका हो, या फिर 2 आपस में दोनों दोस्त हो, या फिर दोनों आपस में सहेलियां हो। दोनों के बीच कब दिल के ताले खुलने लगते हैं, दिल के दरवाजे खुलने लगते हैं? जब दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन ना आए। यही बात को कहते हैं एडिशन। लेकिन एडिशन के बात को भी बालकृष्ण भट्ट नहीं मानते हैं, एडिशन के बात को भी बालकृष्ण भट्ट नहीं मानते हैं। अब आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि एडिशन का मत है कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच होती है। यह किनके अनुसार है? बालकृष्ण भट्ट के अनुसार नहीं, यह एडिशन के अनुसार। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल देते हैं, है ना, खोल के रख देते हैं। भाई मेरा दिल में ये है, आपके दिल में ये है ना, हम ये सोच के रखे हैं, आप क्या सोच के रखे हैं बताइए, है ना, ये सारी चीजें होती है, खोल के रख देते हैं। ठीक है, सिर्फ खोल के रख देते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर चली जाती है। 2 आदमी आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 आपस में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग दिल का बात कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन आके बैठ जाएगा, मतलब धीरे धीरे आके बैठ जाएगा, वो एकदम पैर पसार देगा, हाँ भाई क्या चल रहा है। अब वो दोनों के बीच जो बातचीत, जो टॉपिक होती है ना, ऐसा चेंज मारेगा, ऐसा घुमाएगा ना टॉपिक को कि वो आदमी गेस भी नहीं कर सकता है कि इन लोगों के बीच बातचीत पहले क्या होता था मेरे आने से पहले, है ना। पहले अगर दिल का बातचीत होता था तो अब वो दोनों आदमी बातचीत को, टॉपिक को चेंज कर देगा। हाँ बताओ भाई तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, हाँ तो आगे सुनने में आया तुम बाइक लेने वाले हो, सुनने में आया तुम कार लेने वाले हो, हाँ बताओ ना कौन सा कार लगा। अब पूरा टॉपिक एकदम चेंज कर देता है थर्ड पर्सन के आने के माध्यम से। कहाँ दिल की बात हो रही थी, कहाँ एकदम कार की बात हो रही है, कहाँ फेंकने डिंग डांग वाली बात हो रही है ना। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, कि जब 3 आदमी हुए तो कोसों दूर चली गई, है ना। ये सारी चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल है, ये समाज में हो रहा है भाई, हो रहा क्या, हम लोग खुद कर रहे होते हैं, है ना। जब 2 दोस्त आपस में बात कर रहे होते, कोई थर्ड पर्सन आया और बातचीत बन अपना पर्सनल वाला, अब दूसरा टॉपिक पे बात करो भाई। ठीक है, कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। कहने का मतलब ये होगा 3 आदमी हुए तो 3 आदमी में कितना कान? 6 कान। अरे भाई 3 आदमी हुए तो 6 कान ना होगा, कितना कान होगा? 6 कान। जब 6 कान होगा तो 6 कान में अगर बात जाएगी तो वो बात लोगों के सामने, समाज के सामने वो बात खुल जाएगी। सही बात है ना। जब 2 आदमी आपस में दिल की बात कर रहे हैं, जब तीसरा आदमी आ जाएगा, अगर वो तीसरा आदमी भी उस बात को सुन लेगा, मतलब 6 कान सुनेगा। एक आदमी का 2 कान, जब 6 कान आदमी सुन लेगा, 6 कान वो बात को सुन लेगा तो वो बात खुल जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ समाज के सामने वो बात जाहिर हो जाएगी, सब लोग उसको सुन लेंगे। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे यह है कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे, है ना। निरस्त छोड़ दो भाई, जो टॉपिक पर बातचीत कर रहे थे ना, ये आपको ऐसा आदमी आया है बगल में थर्ड पर्सन कि वो कॉपी करेगा और वो उसको बोल देगा जिसके बारे में बोल रहे थे। ठीक है, मत बोलो, मतलब पूरा टॉपिक चेंज करता है, बातचीत जो है निरस्त हो जाती है। फिर आगे है प्यारे बच्चों, क्या है, ध्यान से देखो, या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बना लेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बना लेंगे। मतलब कोई थर्ड पर्सन आया कि दोनों आदमी में बातचीत कर रहे हैं कि अपने आप को मूर्ख बना लेंगे वहां, मतलब हम लोग कुछ जानते ही नहीं है, कुछ बातचीत हो ही नहीं रहता है, तुम क्यों आया भाई, है ना। कोई थर्ड पर्सन को मतलब जब आएगा तो कोई बातचीत हो ही नहीं रहता। ठीक है, अब देखिए, जैसे काफी बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से देखिएगा। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंचता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। बहुत बड़ी बात कही है बालकृष्ण भट्ट जी ने, इसलिए हम लोगों को
मम्मी पापा के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा डांट मिलती है, बेटा उसके साथ नहीं खेलो, बेटा उसके साथ नहीं खेलो, है ना। वो बैड बॉय है, वो बैड बॉय है, वो बैड गर्ल है ना। वो बच्चा का आदत ठीक नहीं है, ये बच्चे का व्यवहार ठीक नहीं है, उसका पर्सनैलिटी ठीक नहीं है, हाँ उसके साथ खेलो, उसका बच्चा, वो बच्चा का पर्सनैलिटी ठीक है। सही बात है। जब आप दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जब आप मेच्योर हो जाते हैं ना, जब आप इंटर का परीक्षा दे देंगे, जब 25 साल आपकी एज गुजर जाएगी, तब आपको किसी दूसरे के व्यवहार का आपके पर्सनालिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप बच्चे रहते हैं तो जाहिर सी बात है, दोनों आपस में रहेंगे तो एक दूसरे का गुण दूसरे में जाते रहेगा, है ना। क्या होता है समाज में, यही ना होता है। जब दो बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, जब एक बच्चा को उसके घर वाले खिलौना लाके देते हैं, तो वो दूसरा बच्चा भी जाके घर में बोलता है कि हमको भी खिलौना चाहिए। गुण आ गया दूसरों में, पहले वाला का गुण दूसरे में आ गया, ठीक है। जो उनका मन में गया वो भी इनका मन में आ रहा, ठीक है। अगर वही जब मेच्योर हो जाते हैं तो फिर मेच्योर में ऐसी बात नहीं होती है। जब दो आदमी आपस में बड़े हो जाते हैं, जब उनकी दोनों विचार मिलती है, लेकिन वो इतना मतलब दोनों का गुण एक दूसरे के अंदर नहीं आता है। लेकिन क्या होता है, जब दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो आंतरिक गुण एक दूसरे के अंदर मतलब फ्लो हो जाता है ना। है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना, कि अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं, दो दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, ठीक है, तो जो शर्ट वो लेगा वही शर्ट वो लेगा, सेम ऐसा ही करेगा, है ना। जो चीज वो लेगा वही से वो चीज वो लेगा। तो ये एक तरह से अच्छा दोस्त होता है ना। गुण एक दूसरे की मतलब एक दूसरे का गुण एक दूसरे के अंदर चला जाता है। फिर आगे कहा जा रहा है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, है ना, तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर का विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है मतलब एक के शरीर का करंट दूसरे के शरीर में करंट जाने लगती है। मतलब विद्युत का मतलब ये हुआ गुण। यहाँ सच में अगर करंट होता तो फिर डेथ कर जाएगा यानी जो गुण है एक दूसरे के शरीर में जाने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है, तब बातचीत में कितना अधिक असर होता होगा, है ना। जब पास बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत में कितना असर होता होगा, सोच सकते हैं आप बातचीत करने। अरे भाई, जब आप आपस में बैठते हैं तो उनका व्यवहार, उनका पर्सनैलिटी पर आपका इफेक्ट पड़ता है। तो बातचीत करने से तो आपका दिमाग में यहां डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, यहां डायरेक्ट आपके दिमाग में। ये बातें कहां घुसेगी, दिमाग में। जब दिमाग ही तो पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरा पर्सनैलिटी को कंट्रोल करता है, तो आपको वही हो जाएगा, पूरा गुण इसके अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसे कौन न स्वीकार करेगा, अरस्तु अस्तु। अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। अब जो है इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए, है ना। कौन न स्वीकार करेगा, चाहिए, है ना। माना एक त्रिकोण सा बन जाता है ना। त्रिकोण, तीन आदमी तीन कोना में बैठे हुए हैं, त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो तीन कोण है, और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसारण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं, ठीक है। मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है, मन की जो भावना है, मन का जो डायरेक्शन है, दशा है, दिशा व दशा है, उसी को कहते हैं मनोवृत्ति। ये आपके साइकोलॉजी का यानी मनोविज्ञान का शब्द है मनोवृत्ति, ठीक है। गुप्त चुप गुप्त चुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। जो बातचीत तीन में की गई वह माने अंगूठी में नग सी जर जाती है। उपरांत जब चार आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। यानी जब चार आदमी हो गए तो फिर वहां तो एकदम फॉर्मेलिटी बन जाती है, और एकदम मीटिंग चल रहा है एकदम, है ना। ये मूवी वो मूवी, ये स्टार वो मैच, ये आईपीएल वो एकदम आईपीएल वो, मतलब क्या इस फॉर्मेलिटी बन जाती है, मीटिंग बन जाता है चार आदमी हुए तो, ठीक है। एक सभा बन जाती है, खुल के बातें न होंगी। चार आदमी रहेगा तो खुल के बात नहीं हो सकती है। खुल के बात कब होगी, जब दो आदमी रहेगा। मन की बात कब होगी, जब दो आदमी रहेगा। दिल की बात कब होगी, जब दो आदमी रहेंगे, ठीक है। फिर आगे करें, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। चार आदमी जब रहेंगे तो जो भी बातचीत होगी वो एकदम फॉर्मेलिटी के तौर पर होगा। हाँ भाई, तुम भी सुनो, हम भी सुने, वो भी सुने, पूरा जमाना सुने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फॉर्मेलिटी के तौर पर। यानी ऐसे नॉर्मल बातचीत चार आदमी जहां होगा। क्या कोई अपना घर का कहानी सुनाएगा या फिर अपने दिल का बात को रखेगा चार आदमी के सामने? बेवकूफ है क्या दिल का बात को रख देगा चार आदमी के सामने, कल को जाके वहां बोल देगा समाज में किसी को, हाँ हम उसको पसंद कर रहे थे, ठीक है, जाके उसको बोल देगा, तब तो लाठी लेके आएगा दूसरा दिन, है ना। ऐसा तो नहीं होगा। ये सब चीज है। गौरव संजीदगी के लक्ष्य में सनी होगी। चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी, याद रखना यानी हल्ला गुल्ला, राम रमोवल कहलाएगी, है ना। चार से अधिक की बातचीत क्या हो सकती है, फॉर्मेलिटी हो सकती है ना। एक अच्छा बातचीत हो ही नहीं सकता, एक जमाने का जो नॉर्मल बातचीत है वही होगा, ठीक है। फिर आगे, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। अब देखिए इस बातचीत के क्या क्या भेद हैं, अनेक भेद हैं। पहला क्या भेद है भाई, अनेक भेद हैं।
अब देखिए, दो बुड्ढों की बातचीत पराये जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। दो बुढ़े जो होते हैं, बुढ़े यानी जो यहाँ जो यंग लोग होते हैं, उनकी जमाने की भर की शिकायत होगी। है आजकल का लड़का सब तो एकदम बाइक ऐसे चलाता है कि जैसे कि हवाई जहाज उड़ा रहा है। आजकल का लड़का सब बात सुनबे नहीं करता है। आजकल का लड़का सब कम एज में शादी करने लगता है। आजकल की लड़की सब तो एकदम सिर्फ मेकअप पर ध्यान देती है। बुरा मत मानना, ठीक है, ये हम नहीं कर रहे, ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमको नहीं बोलना कमेंट में कुछ, ठीक है, ये सब चीजें, तो ये सब बातें होती है। यानी बाबा आदम के समय के ऐसी दास्तान शुरू करते हैं, यानी बहुत पुराना कहानी जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होगा, है ना, 4 सच तो 10 झूठ होगा। यानी यहाँ भी फेंकते हैं वो लोग, है ना, तीर अंदाजी करते हैं, फेंकते हैं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहाड़ों की बात जाने पर भी अंत ना होगा, पहाड़ों की बात जाने पर भी अंत न होगा। फिर अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक और नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा, है ना। अब अगर उनकी संजीदगी अगर छूटी जाए, उनको अगर सही डायरेक्शन दी जाए, तो अंग्रेजों की फिर वो बातचीत करने लगेंगे। हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया, उनके क्या क्या निर्दयता थी, वो चीज के बारे में बातचीत करने लगेंगे। फिर आगे पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जी पर नाचा करेंगे, है ना। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नस्ते अक्खड़पन की चर्चा छोड़ेंगे, है ना। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है रे यार, यहाँ तो इनको भी छोड़ा नहीं, है ना। ये बालकृष्ण भट्ट जी ने किसी को नहीं छोड़ा है भाई, है ना। पत्रवार, लेटरवार को भी जिक्र किया कर दिया इन्होंने, है ना। लेटरवार जो होती है ना, लेटरवार तो समझते हैं आप लोग, है ना, उनका भी जिक्र कर दिया। अब यहाँ दो सहेली बेचारी थी, उन लोग का क्या किया, इनका भी मतलब यहाँ बात छेड़ दी है बालकृष्ण भट्ट जी। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो सहेलियों की बातचीत कुछ जायका ही निराला है, रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा, रस का समुद्र भाई, बातचीत में ऐसा रस है ना, इतना बातचीत करने में मजा आता है, वो रस शायद उमड़ा चला रहा। खूब करो बातचीत, खूब करो, ठीक है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जो मतलब बातचीत कर रही होती है ना। जो बातचीत, जो सहेली आपस में बातचीत कर रही है, निराला बातचीत कर रही है, निराला एकदम बातचीत चल रही है, उन्हीं से पूछना चाहिए कि कौन सा स्वाद मिल रहा है ना। निराला सोचना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को भी कभी भाग्य लड़ा है ना, कभी भाग्य लड़ा है, मतलब किस्मत बनी है। चलिए अब आगे जो है, फिर सहेलियों को छोड़ दिया, बुढ़ियों में आ गई, है ना। सबको छोड़ेंगे नहीं भाई, किसी को तो लेंगे, सबको ले रहे हैं, ठीक है। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहु बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटियों का गिला शिकवा होगा। अरे मेरी बेटी तो है ना, इतना मतलब काम बताती तो करती नहीं है, पहले अपना बेटी को काम बताते तो खाना तो बना देती है ना। दो शिकायत और एक मतलब तारीफ करेंगे। और छोड़िए बहु बेटी का, इतना मतलब अगर जानते हैं ना कि ये लोग अगर आपस में बैठ कर अगर बात करेंगे, जो बुढ़िया लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, वृद्ध अवस्था में पहुंच गई होती है, ठीक है, वो लोग के बीच क्या बातचीत होगा, है ना। आज मेरा दामाद ये किया, आज मेरा वो दामाद ये किया, आज मेरी बेटी, आज मेरी बहू तो काम ही नहीं किया, एकदम सो रही थी, आज मेरी बेटी तो एकदम पूरा सीरियल देख रही थी, हम जाकर के तब बोले तब खाना बना के दी, नहीं तो आज वही भूखे मर जाते। ये सब शिकायत होता है ना, ये सब शिकायत होता है उन लोग के बीच। या वे बिरादरने का कोई ऐसा रम रसरा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते आंख अंत में खोरे दांत निकाल लेंगी, मतलब अपने, या फिर बहु बेटी की बात नहीं करेंगे, या फिर कौन सा बात करेगा, अपने बिरादरी की बात करेगी। मेरे बिरादरी में ऐसे हैं, मेरे बिरादरी में ऐसे हैं, मेरे बिरादरी में ऐसा होता है, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। और वो बीच में आपस में कभी कभी एक दूसरे का विरोध भी करने लगते हैं, है ना। आपके बिरादरी में ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा है, मतलब कभी ना, जाहिर सी बात है, जब आपस में बातचीत करेंगे तो कोई किसी का एक मतलब जो डिमेरिट है वो भी बोल डालेगा। जब डिमेरिट कोई किसी का बोलेगा तो दूसरे वाले को बर्दाश्त नहीं होगा, फिर वहां अपने दांत निकालने लगेंगे सब कोई, ठीक है। लड़कों की बातचीत, हाँ आगे हम लोग पर, अरे छोड़ो, हम लोग को भी नहीं छोड़ा, ठीक है, हम लोग को भी नहीं छोड़े बालकृष्ण भट्ट जी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वो कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। यानी खिलाड़ी जो है पूरा तरह से अपना शैतानी दिखाने का, जो भी खिलाड़ी वगैरह होते हैं, आईपीएल वगैरह लगाते हैं, अपना शैतानी दिखाने का पूरा मौका मिले, है ना। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ, अपने सहपाठियों में किसी को अगुण अवगुण का कथन होता है। यानी स्कूल के लड़के जो बातचीत करते हैं, अपना गुरुजी की तारीफ करेंगे, अपना टीचर्स की तारीफ करेंगे, आप लोग जैसे है ना, आप लोग अपना गुरुजी की तारीफ करेंगे, या फिर अपने गुरुजी अपने टीचर से खूब सारे एकदम, ये नहीं पढ़ाता सही, बढ़िया नहीं पढ़ाता है, होमवर्क नहीं देता है, ठीक है, जैसे आप लोग मेरे बारे में बोलते हैं, ठीक है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये सब चीज बोलने लगेंगे, ठीक है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ
तो कभी अपने सामने दूसरे को न कुछ न गिनेगा। मतलब अगर कोई स्कूल में बच्चा अगर पढ़ने में तेज है जो लड़का, वो दूसरे को गिनती में लेगा ही नहीं, पूछेगा ही नहीं कौन हो भाई, अपना टीचर से मतलब रखेगा, अपना पढ़ाई से मतलब रखेगा ही नहीं, फुल्ली एटीट्यूड में रहेगा। ठीक है, ये सब चीज होता है। ठीक है, अब आगे है, आगे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु मानेगा। यानी अगर सुस्त लड़का है, अगर नहीं जानता है, थोड़ा सा अगर मंद बुद्धि है, तो पूरा स्कूल को अपना गुरु मान लेगा। पूरा स्कूल को कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक बच्चा को अपना एक तरह से आइडियल मॉडल मानेगा, हर एक बच्चा के सामने जी हुजूर करेगा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में, बहुत सारी किस्में है ना। इनके अलावा भी बातचीत की जो है बहुत सारी किस्में। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, एग्जाम्पल दिया गया है। राजकाज मतलब राज्य का काम, ठीक है, व्यापार के काम, दो मित्रों में प्रेम लाभ इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बेतकी ही होती है। बतकही मतलब बिना एकदम अशिक्षित लोग जो हैं, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा सा उनका बतकही वाला बात है। नहीं यही होगा, हम तो जमीन नाप लेंगे लेकिन खुट्टा ही करेंगे, यानी बतकही वाला बात होता है। ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है, लड़की लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिचवई किसको कहता है, जब दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है, बिचवई है ना। यानी बिचवई जो लड़का का बात लड़की वाले के यहाँ, लड़की वाले का बात लड़का वाले के यहाँ लेके जाता है और आपस में दोनों रिश्ता को जोड़ता है। ठीक है, उनको कहते हैं बिचवई। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिएगा, दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है, हमारा ये बिरादरी है, मेरा ये बिरादरी है। लड़के वाले की तरफ से लड़की वाले को बता दिया जाता है कि हमारा इतना बड़ा बिरादरी है। लड़के वाले भी कम नहीं होते, लड़की वाले कम नहीं होती, दोनों अपने बिरादरी को बढ़ा चढ़ा करके एक दूसरे को दिखाने लगते हैं, बताने लगते हैं। ठीक है, ऐसा चीज होता है कि नहीं, है ना, कि अमुक की लड़की का अमुक की लड़की, अमुक का मतलब कोई नाम होगा यहाँ। ठीक है अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं, यानी बातचीत करने का अनेक प्रकार और ढंग भी है ना, अनेक प्रकार है, अनेक ढंग है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, मजा आएगा काफी ज्यादा। ठीक है, अनेक प्रकार और ढंग है। फिर आगे यूरोप के लोगों में, यानी जो यूरोपियन कंट्री है उन लोगों में बात करने का हुनर है। यहाँ ये चीज फॉलो करते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि जो यूरोप के लोग होते हैं उन लोगों में एक एक्सपीरियंस होता है बातचीत करने का। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहां तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। ठीक है, ये सब चीजें यूरोप के लोगों में बात की जा रही है कि यूरोप के लोग जब बोलते हैं तो उनका बात आप सुनते रहिएगा। ठीक है, यूरोप के जब लोग बोलना स्टार्ट करते हैं तो उनका बात आप सुनते रहिएगा, काफी वो बोलने के लिए एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है, सौहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। सुहद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभियान या कंपट कहीं एक बात पर भी कंपट ना हो, वरना कर्म में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सायने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। अपनी बातचीत को क्या रखते हैं, सरस रखते हैं। ठीक है, वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं। ठीक है, शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, कभी आएगा ही नहीं। फिर आगे कहा जा रहा है, मतलब यह तारीफ किसका करने लग रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट जी यूरोपियन कंट्री के जो लिटरेचर्स होते हैं उनकी बातचीत कर रहे हैं। उन लोगों में बातचीत करने की एक कला होती है, तारीफ करने की एक कला होती है। ठीक है, मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलान व्यर्थ है। वर्ण कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश के बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुयतायत के साथ आपको मिलेगी। ठीक है, सारे चीज हैं। यूरोप के लोग जो होते हैं वहां आपको सारा चीज बातचीत करने का तरीका है, सारे जिस तरह से आप बातचीत करेंगे उसी तरह से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, घंटे भर तक काव काव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। ठीक है, वहां जाइएगा, काव काव करते रहिए, कुछ बोलते रहिएगा, नहीं सुनेगी आपकी बात, वहां आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, फिर आगे बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। यानी बड़े बड़े कंपनी, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े कंपनी जो है वो आज बड़े बड़े लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक साथ रोजगार दे रहे हैं। तो ये कंपनी कैसे स्टार्ट हुई थी, इसी तरह से दो तीन लोगों के बीच बातचीत हो रही थी, दो तीन दोस्तों के बीच बातचीत हो रही थी और छोटा सा कंपनी का फाउंडेशन किया गया था, स्थापना किया गया था। आज वो कंपनी इतना बड़ी बन गई कि हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। ये बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं। ठीक है,
फिर आगे दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार गर्भित होती होगी, यानी 25 वर्ष सार गर्भित। अब देखिए यहां वही बात कर रहे हैं, यानी 25 वर्ष की उम्र से ज्यादा जो लोग होंगे उनका थोड़ा सा बातचीत करने का तरीका अलग होगा, ये जब मेच्योर बन जाते हैं, ठीक है, होती होगी अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होंगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है। ये कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं, बिल्कुल मैं तो वही बात बोल रहा था कि अगर आपकी एज अगर 20-25 से एज अगर ऊपर हो जाती तब आप मेच्योर बन जाते, तब आपकी बात में दम होता है, आप तर्क के साथ बातचीत करने लगते हैं। लेकिन 25 से कम अगर एज है तो उनकी बातों में इतना तर्क नहीं होता है, ठीक है। ये बात ये भी बोल रहे हैं, ये बालकृष्ण भट्ट जी बोल रहे हैं। इस पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चढ़ी है ना, चढ़ी बड़ी है, जिसकी मिठास उससे 10 गुनी जो है चढ़ी बड़ी है, ठीक है। फिर आगे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, आगे क्या है, आगे कह रहा है यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा, यानी दुनिया में अलग अलग बाहरी बातचीत, दो बुढ़ियों की बातचीत, दो लड़कों के बीच बातचीत, दो सहेलियों के बीच बातचीत, दो बुड्ढों के बीच बातचीत, है ना, दो दोस्तों के बीच बातचीत, 3 दोस्तों के बीच बातचीत, 4 लोगों के बीच बातचीत, हर एक बातचीत का हम लोगों ने जिक्र कर लिया। अब बालकृष्ण भट्ट जी मूल बात को बताने जा रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि जिसमें दूसरे की फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो 2 ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहां कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करे। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते हैं, देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहां पधारे गल उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहां गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, ठीक है। जब आप किसी के यहां बातचीत करने के लिए जाइएगा, है ना, पहले अगर किसी के यहां बातचीत करने के लिए जाइएगा बिना बुलाए तो आपका वो क्या है, एक तरह से सम्मान नहीं है, आपका एक तरह से अनादर है, आपका रिस्पेक्ट नहीं होगा। बिना बुलाए किसी के यहां जाइएगा तो रिस्पेक्ट इतना मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। वही बातचीत करें, वही चीज के बारे में बालकृष्ण भट्ट जी बोल रहे हैं, ठीक है। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव ना किया गया तो ये दूसरा प्रकार का चोट मिलेगा आपको, दूसरा प्रकार का घाव मिलेगा। आप किसी के यहां चले जाइएगा बिना पूछे तो ठीक है, आपका अनादर है या आपका अनरिस्पेक्ट है। बिना पूछे किसी के यहां जाइएगा तो ये आपका क्या रिस्पेक्ट नहीं है, अनरिस्पेक्ट है। अगर आप चले गए, फिर चले तो गए लेकिन उस पर आपको पूछा भी नहीं, आपका नाश्ता पानी, आपका खबर खैरियत नहीं लिया, तो वो तो बहुत बड़ा दूसरा बड़ा एक तरह से चोट लग जाएगा, आपको दूसरा घाव लग जाएगा। इसलिए बालकृष्ण भट्ट जी लास्ट में एक क्या मतलब सजेशन देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। घाव हुआ, ठीक है, इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि यह शक्ति अपने में पैदा करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना, यह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें, है ना। अब बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि सबसे बेस्ट बात करने का तरीका वो ये है कि अपने आप से बातचीत कीजिए, दूसरे से बातचीत मत कीजिए, है ना। अपने आप से बातचीत करेंगे तो अपने बारे में जानेंगे, अपनी वाक शक्ति के बारे में जानेंगे, अपना पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे, अपने मन के भाव को पहचानेंगे, और अपना जो मन है, आपका जो पर्सनैलिटी है वो खिलेगा, ठीक है। अपने आप से बातचीत करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, वो क्या करें, अपने आप से जो है बातचीत करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह प्रचलित संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कुछ दुर्घट बात नहीं। और जो एक चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, वे ऐसे चमनिस्तान की शहर में क्या कम दिल बहलाव है। सही बात है, अपने में अगर खोए रहिएगा, अपने से बातचीत कीजिएगा तो कम दिल बहलाव होगा क्या। अपने अंदर रहिएगा, अपने से बातचीत कीजिएगा, अपना मन को बहलाइएगा तो ये दिल बहलाव कम है क्या, बहुत बड़ी बात है ये। क्यों जाएंगे दूसरे के पास बातचीत करने के लिए, ठीक है। फिर आगे बात है, मित्रों का प्रेमा लाभ कभी इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका। 16वीं कला यानी अच्छी कला तक नहीं पहुंच सका। इसी शहर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सकें तो मानो अहोभाग्य है, यानी अहोभाग्य है, यानी अपने मन के साथ बातचीत करने तो मानो क्या है, अहोभाग्य है। ये सारी चीजें हैं भाई, है ना, बहुत अच्छी बात है। अपने से बातचीत करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, बातचीत करने के लिए अपने से कह रहे हैं। फिर आगे है कि एक वाक शक्ति मात्र दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया,
हमारी मतलब एक वाक शक्ति का अगर आप दमन करेंगे ना, मतलब एक वाक शक्ति मतलब एक आदमी के बोलने की शक्ति को अगर आप दमित करते हैं, उनको दबाते हैं, उनको बोलने नहीं देते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि न जानो कितनी शक्तियां दबा दी गई, न जानो कितनी वाक शक्ति, न जानो कितनी इच्छाएं, कितनी भावनाएं दबा दी गई। सही बात है, बालकृष्ण भट्ट जी का कहना बिल्कुल राइट है। जब आप एक आदमी की बात को दबा देते हैं, जब आप एक आदमी की वाक शक्ति को दबा देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि न जाने उनके अंदर क्या भावनाएं थी, वो क्या बोलना चाहते थे, उनके अंदर क्या क्या मनोवृत्तियां थी, वो बोलना चाहते थे, वो सारी मनोवृत्ति, वो सारी भावनाएं दब जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर आगे कह रहे हैं, है ना, फिर आगे कह रहे हैं, हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छ चला करती है। जीवा कतरनी जैसे सुपारी करता है, कतरनी जिससे सुपारी करता है, ठीक है, उसी के स्वच्छ हमेशा चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधित बड़े बड़े अजय सूत्रों को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। ये जो जीवा है ना, ये कैंची के जैसा चलने लगता है। जब ये जीवा, ये जबान पर अगर आप कंट्रोल कर लेंगे, वाक शक्ति को कंट्रोल कर लेंगे, तो बड़े बड़े दुश्मन जो है उसको भी अपना एकदम वश में कर लेंगे। उनको भी मीठी बोली के साथ, उनको भी वार्तालाप के साथ, उनके साथ भी वार्तालाप करके, उनके साथ भी वाक शक्ति के माध्यम से बोलचाल करके उनको भी अपने बस में ले लेंगे, उनको भी अपना बना डालेंगे। बड़े बड़े दुश्मन को वाक शक्ति में इतना पावर होती है, बातचीत करने का तरीका में इतना पावर होता है, बातचीत करना इतना मतलब बेस्ट होता है। समझ गए? फिर आगे अपने वश में कर डाला, इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा जा रहा है, यावत साधनों का क्या है, हाँ मूल है ना। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ एक मात्र सोपान है, परमार्थ एक मात्र सोपान है। आपकी कहानी इंड हो गई, आपका एक्सप्लेनेशन इंड हो गया प्यारे बच्चों। आज ये आपकी पूरी जो है पूरा चैप्टर हम लोगों ने इंड किया। तो अब मैं बता रहा हूं, ये कहानी में सार यही होगा कि बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत करने के हजारों तरीके बताते हैं हम लोगों को, और उनमें से लास्ट में आकर के हम लोगों को बालकृष्ण भट्ट जी क्या कहते हैं, बातचीत करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने आप से बातचीत करो। लेकिन एडिसन कहते हैं कि दो आदमियों के बीच बातचीत सबसे अच्छी होती है, ठीक है, वो एडिशन के अनुसार। लेकिन बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वो शक्ति पैदा करो अपने अंदर, वो जिज्ञासा पैदा करो कि सिर्फ अपने से बातचीत करो, अपने में मगन रहो, अपने मन को आनंदित करो, अपने मन को परम आनंद पहुंचाओ, सुख पहुंचाओ। ये चीज है। तो एक कवि होने के नाते बालकृष्ण भट्ट जी ये हम लोगों को इतना अच्छा संदेश देते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम क्यों जाएंगे दूसरे के यहाँ बातचीत करने के लिए, दूसरे के यहाँ बातचीत करने जाएंगे, मेरा रिस्पेक्ट नहीं करेगा और हमको खबर खरीद नहीं पूछेगा, मेरा खोज खबर नहीं पूछेगा, तो वो और एक बड़ी घाव लग जाएगी, बहुत बड़ा चोट लग जाएगा। इसलिए वाक शक्ति, अपने से बातचीत करने की वाक शक्ति अपने अंदर पैदा करनी है। तो ये कहानी प्यारे बच्चों बातचीत आपका एंड होता है। आपको टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, तनु आर्ट्स स्टडी का, या फिर तनु आर्ट्स स्टडी अगर आप सर्च नहीं किए हैं तो टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा, तनु आर्ट्स स्टडी, उसको सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नया बैच ज्वाइन करने के लिए आपका सफलता बैच जो है, सॉरी संकल्प बैच इसी में चल रहा है। नया बैच ज्वाइन करने के लिए फ्री बैच है, इसमें ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर अपना डिटेल्स भेज दीजिए, 92 63 0 246 92, ठीक है। इसमें अपना डिटेल, सब्जेक्ट का नाम, सारा चीज भेज दीजिए, आपका जो है ये सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। आपकी सारा चीज आपको कंप्लीट कर दिया गया है ना, यह चैप्टर आपका एंड हो गया। इसी तरह से थर्ड फोर्थ जितनी सारी चीजें हैं सारी आपकी कंप्लीट होगी। अब इसका जो है क्वेश्चन आंसर होगा, इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये चैप्टर एंड होकर के फिर सेकंड चैप्टर में बहुत जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों प्लीज कमेंट करके बताना, हम आपके कमेंट, एक एक कमेंट को हम देखते हैं, है ना, एक एक कमेंट को हम देखते हैं। तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या मैं समझाने में सफल रहा, क्या मैं आप लोगों को हिंदी का ये पहला पार्ट बातचीत को समझाने में सफल रहा या नहीं रहा। प्लीज एक बार कमेंट करके बताइएगा, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, है ना, बाय। अगली क्लास में फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अपने प्यारे दोस्तों को, अपने छोटे भाइयों को प्लीज सजेस्ट कीजिए, ये नया चैनल से जुड़िए, ठीक है, क्योंकि आपका न्यू है, आप ही लोग इसको लेके जा सकते हैं, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। आप लोग जिसको सपोर्ट करते हैं वही आज स्टार बन के घूम रहा है सोशल मीडिया में। तो प्लीज आप लोग, है ना, समझ रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें आप लोग इतना मन से पढ़ा रहे हैं, है ना, तो आप लोग छोटे भाई बहन को सजेस्ट करें और मतलब एक तरह से जुड़ने का, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हमसे, इसमें आप मेरी मदद करें, प्लीज शेयर करें और स्टेटस बोल रहा है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।